कंजरा दे घर इन्ना सन्नाटा। हमारी इंडस्ट्री को अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में। ये कोई काम है? मुसलसल बुरा काम ही आपको ऑफर हो रहा है। कंजरा दे घर इन्ना सन्नाटा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों में बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा उठ जाएं या हैंड फ्री लगा लें। ये वीडियो बच्चों के देखने वाली नहीं है। आप यह वीडियो को देख कर समझ कर उसके बाद अपने बच्चों को समझाएं और फिर आगे चलते हैं। बात क्योंकि हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की अभी रिलीज़ होने वाली फिल्म टकसाली गेट के बारे में। तो इस फिल्म में क्या कुछ गन दिखाया गया है और किस तरह का कंटेंट बनाया गया है, क्योंकि यासिर हुसैन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पिछले दिनों। आप लोगों को पता है कि हमारे ड्रामे इतने बेकार होते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ड्रामों में क्वालिटी होती तो फिर पूरी दुनिया में मशहूर होते। जैसे कि कोरियन और टर्किश ड्रामे पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, इसी तरह से अगर हमारे ड्रामों में भी जान होती तो इनको डबिंग करके उनकी जुबान में डब करके दिखाया जाता और लोग उनको शौक से देखते। तो मैंने सोचा कि यासिर हुसैन की ये फिल्म आने वाली है टकसाली गेट, तो यकीनन इसमें कोई कारनामा उन्होंने किया होगा, बड़ी अच्छी क्वालिटी की ये फिल्म होगी। तो जब मैंने फिल्म देखी और उसमें जो डायलॉग्स थे उनको सुना तो मुझे हैरानगी हुई कि पाकिस्तान में फिल्मी दुनिया को कामयाब करने के लिए, यानी हमारे सिनेमा घरों को आबाद करने के लिए किस कदर गंदी और अजीबोगरीब फिल्में बनाई जा रही हैं और किस तरह के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोले जा रहे हैं जो कि आज की वीडियो में आप सुनने के बाद कहेंगे ऐ की है। पहले जरा आपको फिल्म की कहानी के हवाले से बताता चलूं तो फिल्म पूरी की पूरी बनी है हीरा मंडी की तवाइफों और कंजरों और दलालों पर। ये जो जुमले मैं बोल रहा हूँ यही जुमले आपको फिल्म में बार बार सुनने को मिलेंगे। किसी भी फिल्म के स्टार्ट में एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद सिनेमा घरों में बैठी हुई ऑडियंस के दिल में एक तजस्सुस पैदा होता है, शौक पैदा होता है कि इस फिल्म को देखेंगे आखिर आगे क्या होने वाला है। इस फिल्म के भी स्टार्ट में ये दिखाया जाता है कि आयशा उमर और यासिर हुसैन एक बेड पर लेटे होते हैं और आयशा उमर जो कि तवाइफ का किरदार अदा कर रही है और यासिर हुसैन एक दलाल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। आयशा उमर कहती है कि मैं ऐसी जिंदगी गुजार गुजार कर थक गई हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। अब वो आगे से ऐसा एक जुमला बोलते हैं जिसे सुनने के बाद यकीन करें मैं तो हैरान हो गया। तो सारी जिंदगी मुफ्त में मेरे नीचे लेटना है 100 बिस्मिल्लाह। अब ये डायलॉग सुनने के बाद तो मैं यासिर हुसैन के पिछले दिनों दिए गए उस भाषण के बारे में सोचने लग गया जो उन्होंने एक लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामे कौन देखता है। आप मुझे ये बताएं, जो फिल्म आपने बनाई है उस फिल्म के डायलॉग्स को देखा जाए, उस फिल्म के सीन्स को देखा जाए, तो क्या ये फिल्म हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? क्या ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देखने के बाद हमें अच्छा लगेगा? यासिर हुसैन इस फिल्म में दलाल का किरदार अदा कर रहे हैं और नियर एजाज जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन अदाकार हैं वो भी इस फिल्म में यासिर हुसैन के बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो दलाल नहीं होते, वो ढोल बजाने वाले होते हैं। अब जरा एक जुमले पर गौर करें कि यासिर हुसैन एक जगह पर अपने भाई के साथ बहस कर रहे होते हैं किसी बात पर, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। यासिर हुसैन अपने भाई को कहते हैं कि आप ढोल बजाते हैं और हम ढोल बजवाते हैं। जरा गौर करें आप, ये जुमला जो समझ सकते हैं ना इस बात को वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और आप ढोलकी बजाते हैं और हम बजवाते हैं। मतलब ये है कि एक मरासी, एक कंजर किसी भी शादी पर जाकर ढोल बजाता है और एक दलाल जो है वो किसी को भी 4 पैसे लेकर आकर यहाँ पर ढोल बजवाता है। मतलब वो किसी भी लड़की को उसके आगे पेश कर देता है और फिर उसके बाद वो जो भी करता है उसको वो कहता है हम ढोल बजवाते हैं। मतलब इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसे देखने के बाद मैं तो उधर सिनेमा घर में यार परेशान होकर बैठ गया कि ये क्या है यार। अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इस फिल्म की कहानी किसी तसलसल के तहत नहीं चल रही होती, बल्कि ऐसे लग रहा होगा आपको जैसे कुछ सीन्स को जोड़कर एक फिल्म बना दी गई है। इस फिल्म में नियर एजाज की एक बेटी दिखाई गई है, उसका दिखाया ये जाता है कि वो आती है और एक घर का दरवाजा नॉक करती है। वो एक चौधरी का बेटा होता है जिसके साथ उसका आशिकाना चल रहा होता है, क्या कहते हैं, मतलब उसके साथ वो इश्क करती है और वो उसके साथ मिलने के लिए आती है तो वो उसे अपने छत पर ले जाता है। बस दिखाया यही जा रहा है। शुरू ऐसे ही होता है कि वो अपने आशिक के साथ मिलने आई है। मेहरबानों का आशिक उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम यहाँ पर बैठो, बस मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। मेहरबानों हसीन मौसम को देखकर वहां पर थैया थैया करने लग जाती है, यानी कि डांस करने लग जाती है। जैसे ही गाना खत्म होता है तो मेहरबानों का हाथ एक और लड़के के हाथ में होता है जो कि उसका आशिक नहीं होता बल्कि आशिक का दोस्त होता है। वो मेहरबानों से कहती है कि जरा आराम से भेजे, दर्द हो रहा है। तो कहता है दर्द तो अभी तुम्हें और होना है। मतलब ये है कि मेहरबानों जिससे प्यार करती है, जिस पर एतबार करती है, जिसके घर में आ जाती है, वो इन कंजरों से भी ऊपर वाला कंजर निकलता है कि वो अपने साथ अपने एक दोस्त को मिलाकर ले आता है। और मेहरबानो जो कि कंजरों की बेटी होने के बावजूद भी ऐसा काम नहीं करती, दोनों मिलकर उसकी इज्जत लूट लेते हैं। इस दौरान यासिर हुसैन की सच्ची फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं जिन्हें बोलते हुए मुझे शर्म आने लगी। हालांकि मैनू शर्म नहीं आती, लेकिन ऐसे जुमले थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद दिखाया यह जाता है कि मतलब फिल्म इतनी ऐसे अजीब से मतलब मोमेंट में आती है कि अचानक बस उसको ये दिखाया जाता है कि वो बस रो रही होती है, जैसे वाजिया कर रहे होते हैं कि भाई इसकी इज्जत लुट गई है। मतलब
मतलब یہ نہیں دکھایا گیا کہ آخر اس کا معاشقہ کیسے شروع ہوا, اس لڑکے کو اس نے کیا بتایا تھا, کہاں سے کہانی شروع ہوئی ان دونوں کی. اور وہ لڑکا جسے دکھانا یہ چاہیے تھا کہ ہم بڑے عزت دار ہیں, ہم بڑے اچھے خاندان سے ہیں, اس کو دکھانا یہ چاہیے تھا کہ وہ بتاتی کہ میرا خاندان مطلب چونکہ میرا تعلق ایک ہیرا منڈی کے خاندان سے ہے. حالانکہ پوری فلم کے ڈائلاگز ایک طرف اور یہ والے ڈائلاگ جو کہ آپ کو بار بار سننے کو ملیں گے, مراسی, کنجر, طوائف, دلال اور اس طرح کے جتنے بھی ڈائلاگز ہیں وہ آپ کو بار بار سننے کو ملیں گے اور آپ کئی دفعہ اٹھ کر کہنے لگ جائیں گے وہ بس کر دو. اس کے باوجود مہربانوں کی کہانی میں یہ دکھایا ہی نہیں گیا کہ مہربانوں کی آخر چودھری کے بیٹے کے ساتھ دوستی کیسے ہوئی, عشق کیسے سٹارٹ ہوا اور ریپ کی نوبت کیوں آئی. مطلب صرف ڈائریکٹ یہ دکھایا گیا کہ وہ اس کے ملنے جاتی ہے اس کے گھر اور وہاں پر اس کا ریپ ہو جاتا ہے. اس سین کے بعد عفت عمر کی انٹری ہوتی ہے جو کہ ایک وکیل کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, اور ایسا کردار بھائی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. عفت عمر کے ڈائلاگز اور جس طرح سے وہ سگریٹ لگا کر بیٹھی ہوتی ہے, وکیل کم اور عائشہ عمر کی پارٹنر زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ جملے سنیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ اس طرح دی وکیلاں سانوں کیوں نہیں لبدی ہیں. لیکن اگر کسی کی ٹوئی میں کئی طرح کیڑا ہونا, اور سچی بات ہے کہ اگر ریئل لائف میں بھی آپ کو اس طرح کی وکیل ملنے لگ جائے نا تو ہر نوجوان جان بوجھ کے جرم کر کے اس کے پاس پہنچ جائے کہ تسی میرا کیس لڑو. اب یہ نہیں پتا کہ بعد میں کیس کون سا لڑا جائے گا. مہربانوں یہ سوچ کر اس وکیل کے پاس جاتی ہے کہ یہ مجھے انصاف دلائے گی, لیکن وہاں جاننے کے بعد عفت عمر اسے کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا. پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کا کردار کسی بڑی اور ایکٹریس سے بھی کروایا جا سکتا تھا, لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ عائشہ خان اس طرح کا کردار کریں گی یا عفت عمر والا کردار کوئی اور ایکٹریس کرے گی. نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ جملے شاید میں بھی شاید تو بول لیتی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ والے کردار کو ماہرہ خان کر پاتی. ویسے اس فلم میں اس طرح کے کردار جیسے کہ عفت عمر نے ادا کیا, عائشہ عمر نے ادا کیا اور یہ لڑکی جو کہ میرے پاس تمہوں میں آئی تھی, یہ تینوں کی تینوں ریئل لائف میں بہت زیادہ بولڈ ہیں اور فیمنسٹ ہیں اور عورت مارچ والیوں کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتی ہیں. اور عام زندگی میں بھی عفت عمر اپنے انٹرویوز میں ایسے ایسے جملے بول دیتی ہیں کہ مطلب ایک مرد سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہتی ہیں کہ اگر میں اپنے پیریڈز کے دوران کسی دکان پر پیڈز لینے جاؤں تو میں کیوں خاکی لفافے میں ڈال کر لاؤں, اور میں کیوں کسی کے سامنے یہ نہ جا کر کہوں کہ مجھے پیریڈز ہیں تو مجھے پیڈ دے دیں, اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو روکنا ہے تو میں کسی دکان پر کانڈم لینے کے لیے چلی جاؤں تو مجھے کیا برا لگے گا, مجھے نہیں برا لگنا چاہیے. مطلب اس طرح کی باتیں یہ اکثر اپنے انٹرویوز میں بھی کر جاتی ہیں. یقیناً یہ والے کردار باقی جتنی بھی ایکٹریس ہیں جیسے کہ عائزہ خان, سارہ خان, ہانیہ عامر, سجل علی, یہ والے شاید نہ کر پاتی کیونکہ اس کے ڈائلاگز ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عائزہ خان کو یہ کردار دیا جاتا. خیر کہانی, گندے ڈائلاگز اور گندے سین سے ہٹ کر بات کی جائے ان ایکٹرز کی پرفارمنس پر تو یاسر حسین کی پرفارمنس تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. مطلب یاسر حسین نے ایک پوائنٹ بھی نہیں چھوڑا, مطلب اتنی کمال کی ان کی ایکٹنگ تھی کہ واقعی وہ لگ رہے تھے. اور اگر عائشہ عمر کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی بڑا کمال پرفارمنس دی, اور اگر بات کی جائے عفت عمر کی تو بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عفت عمر, ان کے ساتھ میں نے خود بھی کام کیا ہوا ہے ڈرامہ سیریل لباس میں, بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, بہت زبردست. لیکن مہربانوں کے کردار کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو رکھنا چاہیے تھا. مطلب جس طرح کا وہ کردار تھا, شاید مہربانوں اس بات سے ناراض ہوں, لیکن میری آپ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا. آپ اس کردار کے لیے فٹ نہیں بیٹھتی تھی اور شاید آپ کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں تھی. نیر اعجاز کے ساتھ زیادتی یہ کی گئی, جتنے بڑے وہ ایکٹر ہیں ان کے نہ تو زیادہ ڈائلاگز تھے بلکہ وہ اپنے ڈائلاگز کو تھوڑا ایکسٹرا کر کے, مطلب اوور ایکٹنگ کر کے اچھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے. حالانکہ اس میں وہ دکھایا یہ جا رہا تھا کہ وہ بہت ہی مطلب ایک سیدھے سادے مراسی ہیں, مطلب انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا سادہ مراسی شو کرنا تھا. لیکن مہربانوں جو کہ ان کی بیٹی کا کردار ادا کری تھی, ان کا ایک سین تھا وہ بہت اچھی تھا, اس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا. یہ دکھایا جا رہا تھا کہ مطلب ایک باپ اپنی بیٹی کو خود تیاری کروا رہا ہے اس کنجر خانے میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. مطلب وہ بتاتی ہے کہ میرا باپ مجھے خود یہاں پہ ٹریننگ دلوانے لایا ہے کہ میں نے آگے آ کر کیا کام کرنا ہے, میں نے ساری زندگی کس طرح سے عدالتوں میں ذلیل ہونا ہے, میں نے کس طرح سے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ساری رات لوگوں کے نیچے لیٹنا ہے. مطلب اس طرح کے ڈائلاگز بولے جا رہے تھے. اور دوسری طرف میں نے ایک اور بات دیکھی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, مطلب دکھایا یہ جا رہا تھا کہ اس طرح کے جتنے کنجر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بیٹی کیا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب بس بیٹی جوان
जवान हो और हम पैसा कमाएं किसी भी तरह से। और अगर उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हो जाए तो फिर तो समझे उनकी 5 घी में होती हैं, मतलब 5 उंगलियां घी में होती हैं और वो खूब रुपया पैसा कमाने का ख्वाब सोच रहे होते हैं और सोचते हैं कि कब हमारी बेटी 12-13 साल की होगी और हम उससे काम करवाएंगे। मेहरबानों के इस सीन से मुझे अब ये बात समझ आती है कि अब शायद वक्त बदल गया, अब इस तरह का वक्त नहीं रहा कि जिस तरह से पहले आप लोगों को पता है कि इस तरह की मखसूस जगह हुआ करती थी जैसे हीरा मंडी, कसाई गली, इस तरह की और बहुत सारी जगह हैं जहां पर इस तरह के काम हुआ करते थे। लेकिन अब ये लोग डिवाइड हो गए हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में चले गए हैं, बड़े बड़े घर इन्होंने ले लिए हैं। लेकिन यहां पर दुख की बात यह है कि अब इस तरह के काम यूनिवर्सिटीज में भी होने लग गए हैं। पहले तो मखसूस खानदान ये काम किया करते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे शरीफ खानदान की लड़कियां जिनको माँ बाप अपनी जमीनें बेचकर पता नहीं कहां से रुपया पैसा जमा करके अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं और यूनिवर्सिटी में वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारी बेटी अच्छा पढ़ रही है, उनके लिए एक अच्छे हॉस्टल का इंतजाम करते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी दोस्तें उनकी बन जाती हैं जो इन्हें इस काम पर लगा देती हैं और वो बड़े मजे से ऐसा काम कर रही हैं। अफसोस के साथ मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये बात बहुत सच और हकीकत है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है। जहां कहीं मैं इवेंट पर जाऊं या फिर कोई शो करने जाता हूं, वहां पर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मिलता हूं और आपको पता है कि हमने दुनिया जहान के लोगों के साथ वक्त गुजारा है, शोबिज इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, न जाने कहां कहां धक्के खाकर आज यहां बैठकर मैं बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ये सब काम हो रहे हैं और वो लड़कियां जिनके माँ बाप इंतहाई शरीफ है, लेकिन क्या है कि उनकी सहेलियां ये काम करती थी, अब वो भी करने लग गई। और इससे भी अफसोस की बात यह है कि जब कोई अपनी इज्जत गवा देता है यानी कि वर्जिनिटी को खो देता है तो अब सर्जरी भी हो जाती है। अब तो लड़कियां उन्हें कहती हैं तुम्हें क्या फिक्र है, जब तुम यहां से वापस घर जाओगी तो सर्जरी करवा लेना, बात खत्म, तुम फिर से कंवारी हो जाओगी। और इस तरह के काम किए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें। ये फिल्म और इस तरह की कई फिल्में आएंगी, कई बुराइयां फैलेंगी, न जाने क्या कुछ होगा इस दुनिया में। ये सब कुछ होगा तभी तो क़यामत आएगी। ये सब कुछ हो रहा है, इससे बढ़कर होगा। पहले आप लोगों ने देखा था कि सिर्फ लड़कियां थोड़े से बेहुदा कपड़े पहना करती थी, लेकिन अब ये रिवाज आप लोगों को आम देखने को मिल रहा होगा कि शलवार जो है वो पिंडलियों से ऊपर होती जा रही है। तो सोच लें कि कहां तक ये रिवाज ऊपर आते आते और ऊपर से नीचे होते होते कहां पहुंचेगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।